सभी लोग अलर्ट रहिएगा टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही अपना टेक्निक्स, अपना स्ट्रेटजी, बुद्धि लगाते रहिए। टेस्ट में कैसे ज्यादा नंबर आएगा। जो लोग सोचते हैं कि टेस्ट तो बेकार है, हम तो डायरेक्ट एग्जाम में ही नंबर लाएंगे, वो लोग अलर्ट हो जाए। ये एकदम गलत है ना। ये आप लिख लीजिए कि टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आ रहा है तो आपका एग्जाम में भी मार्क्स नहीं आएगा। ये पहले ही हम आपको बता दिए। बहुत लोगों को एग्जाम में जा करके ये आंख खुलता है कि चलो ये पढ़ना चाहिए था, ये नहीं पढ़ पाए, अगले एग्जाम में ये पढ़ के आएंगे। तो ये सीख आप टेस्ट में ही ले लीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि निगेटिव बहुत ज्यादा हो गया था। निगेटिव मार्किंग, निगेटिव आंसर, मतलब निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गया। तो ये एग्जाम में नहीं भाई, टेस्ट में ही देख लीजिए कि निगेटिव ज्यादा क्यों हो रहा है। टेस्ट को एग्जाम मानिएगा तभी ना होगा। टेस्ट को मजाक मानिएगा तो कैसे होगा, एग्जाम भी मजाक हो जाएगा। कुछ लोग टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट का पेपर टाइप करने में 3 घंटा लगता है। खोज खोज के हम टेस्ट का पेपर तैयार करते हैं। पिछले साल तो मेरा टेस्ट का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा इजी लेवल का था। इस बार तो स्टैंडर्ड लेवल का टेस्ट का क्वेश्चन हम बना रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं, उसके लिए एक अलग से आदमी लगा हुआ है। आप लोग जरूर टेस्ट का फायदा उठाइए। तो एमसीक्यू में, सॉरी एमसीक्यू नहीं, एफएमटी में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। एफएमटी में आप लोगों को क्या करना है कि 1 मिनट, चैट बॉक्स, चलिए ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग सभी का ऑन है। ये याद रखना आपको कि एफएमटी में ये जो इंडियन पेनल कोड जो है आईपीसी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आईपीसी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईपीसी जो पूछा जाएगा, वो आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये आईपीसी आपको पढ़ के सुनाया तो नहीं ना जाएगा। ये हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आपको क्या समझाएंगे, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। 1 मिनट, इसका कलर चेंज करके ये कर लेते हैं, चलिए। देखिए 82 आईपीसी, चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। 7 साल से छोटे बच्चे, छोटा बच्चा कभी भी कोई भी अपराध नहीं कर सकता है। रेलवे में ये अलाउड होता है, रेलवे को एक्सेप्शन में लिया जाता है। 82 आईपीसी के अकॉर्डिंग ये डिफाइंड है। 84 आईपीसी क्या बताता है कि कोई भी पागल आदमी कोई अपराध नहीं कर सकता है। मैकनॉटन रूल, कोई भी पागल आदमी या फिर कोई भी इंसेन माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है, वो कोई अपराध नहीं कर सकता है। ये 84 आईपीसी में है। और एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट इज नॉट एन ऑफेंस। अब किसी को डरा धमका कर किस उससे आप अपराध करवा रहे हैं तो वो भी अपराध नहीं है, ये 94 आईपीसी बताता है। इसी तरह से पूरा आप मर्डर का आईपीसी 300 है, पनिशमेंट उसके 302 में है। कल्पेबल होमिसाइड 304 में है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में है। कमिट सुसाइड, सुसाइड करने का 309 में है ना। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है गैर इरादतन हत्या, है ना, बोलते हैं ना हम लोग गैर इरादतन हत्या। मतलब आप उसको मारना नहीं चाह रहे थे लेकिन वो मर गया। आपका इरादा नहीं था उसको मारने का, लेकिन वो मर गया। वो 304 आईपीसी में है। डिफाइंस हर्ट 319 आईपीसी। ग्रीवियस हर्ट ये बहुत बार पूछा गया है। ग्रीवियस हर्ट वाला आपका परजुरी बहुत बार पूछा गया है। परजुरी का, परजुरी का बहुत बार पूछा गया है। ऐसे ये पूरा इंपॉर्टेंट है। आईपीसी तो बहुत सारा है, आपको याद रखना है। सब के सब आपको नहीं याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही याद रखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आईपीसी कितना है, कौन बताना चाहता है, बताइए। टोटल नंबर ऑफ आईपीसी कितना है।
कोई बताएगा? करेक्ट है। सही है। 511। 511 करेक्ट। 511। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे, अपने टॉपिक पे। मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट सामने है आपके, पुलिस इंक्वेस्ट इज द मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट। ओके। डिफरेंट पावर जो कल मैंने आपके ग्रुप में देखा, भेजा था, ग्रुप में जो मैंने सेंड किया था एक इमेज न्यूज़पेपर का, उसमें क्या लिखा गया था कि विशेष सत्र न्यायालय ने, लिखा था ना, हिंदी में था, विशेष सत्र न्यायालय। तो यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, यही तो है, जिला सत्र न्यायालय। इसमें क्या लिखा हुआ है? डेथ पास बाय इट मस्ट बी कन्फर्म बाय एससी। ये हाई कोर्ट से पूछ कर ही डेथ सेंटेंस पास करेगा, लेकिन ये जो फाइन है वो कितना भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट का तीन यहाँ पे क्लास है। सीजेएम एनी अमाउंट ऑफ फाइन पास कर सकता है। फर्स्ट क्लास 3 ईयर, सेकंड क्लास 1 ईयर, सेकंड क्लास सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे 1 and 1 है, इसे याद रखेंगे हम लोग। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है पता है आप लोगों को, इसमें कोई वारंट का जरूरत नहीं है। प्रोसीड्यूर्स ऑफ कोर्ट, समन क्या है, ओथ क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस आगे है, हम लोग डिस्कस करेंगे। कंडक्ट मनी क्या है, आने जाने का जो खर्च है। डॉक्टर को जो मिलता है वो भत्ता कहलाता है। गवर्नमेंट सर्विस में उसको ऑफिस से जाके लेना है, सर्विस में नहीं है तो वहीं पे उसको मिलेगा। ओथ एडमिनिस्ट्रेशन, गीता पे हाथ रख के जो हम लोग कसम खाते हैं, ये कसम खाने के बाद अगर आपने झूठ बोला तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। विटनेस कौन होता है? जो एविडेंस देता है। ठीक है, यहीं पे था। अब आगे देखते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, यहीं से हम लोगों को आज डिस्कस करना था। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस आफ्टर ओथ एडमिनिस्ट्रेशन, द एविडेंस रिकॉर्डेड अंडर द फॉलोइंग। हाँ, एग्जामिनेशन इन चीफ, जो डायरेक्ट एग्जामिन करता है, एग्जामिनेशन इन चीफ। इट इज एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय लॉयर ऑफ द पार्टी, बाय लॉयर ऑफ द पार्टी कॉलिंग द विटनेस। मतलब जिसने बुलाया है, आप लोग तो मूवी में देखे होंगे बहुत बार कि जिस पार्टी का विटनेस है, जिस पार्टी का विटनेस है, वो एग्जामिनेशन इन चीफ है, जो उससे पूछेगा उसमें वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकता है। लीडिंग क्वेश्चन नॉट अलाउड बाय एग्जामिनेशन इन चीफ। बट क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अपोजिट पार्टी का है लॉयर, अपोजिट पार्टी का जो लॉयर है वो लीडिंग क्वेश्चन कर सकता है ना, क्योंकि वो अपोजिट पार्टी का है, उसने नहीं बुलाया है, तो कंफर्म करने के लिए लीडिंग क्वेश्चन तो करेगा ही। री एग्जामिनेशन, अब मान लीजिए इसने लीडिंग क्वेश्चन करके उसके स्टेटमेंट को ही चेंज कर दिया, ऐसा हो सकता है ना, लीडिंग क्वेश्चन करके उसके स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, या फिर उसका मीनिंग कुछ और हो गया, तो वो जो एग्जामिनेशन चीफ जो है ये फिर से एग्जामिन करेगा और री एग्जामिनेशन करेगा। इट इज कंडक्टेड लाइक एग्जामिनेशन इन चीफ एंड सो बाय द लॉयर ऑफ द सेम पार्टी, वही ये जो था वही फिर से एग्जामिन करेगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर आउट एनी डिस्क्रिपेंसी डाउट, है ना। इसने मान लिया लीडिंग क्वेश्चन करके एक डाउट क्रिएट कर दिया, तो ये फिर से अपना डाउट क्लियर करेगा। दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम एक डाउट क्रिएट हो चुका है उसके माइंड में कि इसने ऐसा आंसर क्यों कर दिया, तो यहाँ पे फिर से उसको लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना है। लीडिंग क्वेश्चन इज अलाउड ओनली ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, सिर्फ यही कर सकता है लीडिंग क्वेश्चन। कोर्ट क्वेश्चन एट एनी स्टेज, कभी भी एविडेंस के रिकॉर्डिंग के टाइम जज कभी भी कोई भी क्वेश्चन विटनेस से अपना डाउट क्लियर करने के लिए कर सकती है। और एमसीक्यू में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या कोर्ट, मतलब जज कर सकती है कि नहीं। आप लोगों का क्या कहना है, जज लीडिंग क्वेश्चन कर सकती है कि नहीं, बताइए।
जज लीडिंग क्वेश्चन कर सकती है कि नहीं? हाँ कर सकती है। पूरा रूल बनाने वाला वही आदमी है, पूरा रूल वही बना रहा है। तो लीडिंग क्वेश्चन उसको अलाउड नहीं होगा, कौन उसको डिसअलाउ करेगा? कौन बोलेगा कि आप ये नहीं कर सकते? उसको बोलने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि पूरा रूल वही बनाता है। चलिए, ओके, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, मेडिकल एविडेंस। रिटेन डॉक्यूमेंट्री मेडिकल एविडेंस क्या क्या होता है? मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो गया, मेडिकल लीगल रिपोर्ट हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, डाइंग डिपोजिशन हो गया। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन। इसका जो डिफरेंस है ये पूछा जाता है। ओरल, पेरोल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है एविडेंस। डायरेक्ट और डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट एविडेंस हो सकता है ना। ओरल एविडेंस भी हो सकता है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट सरकमस्टांसेस भी हो सकता है ना, सराउंडिंग भी हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकता है, वो भी एविडेंस हो सकता है। उसके बाद देखिए, अब आ गए हम लोग रिटेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस में वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा वो रहेगा यहाँ पर डाइंग। हाईलाइट कर लेते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये डाइंग डिपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन होता क्या है। प्रॉब्लम है इसमें समझने में। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, डाइंग डिपोजिशन क्या है? सबसे पहले इजी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन क्या होता है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, वही इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधा लिटरल मीनिंग उसमें से निकल के नहीं आता है। देखिए, डाइंग एक हो गया डाइंग डिक्लेरेशन, एक हो गया डाइंग डिपोजिशन। डाइंग डिक्लेरेशन तब दिया जाता है जब कोई आदमी मरने वाला हो तुरंत। जैसे मान लीजिए किसी का, किसी ने मर्डर कर दिया, वो मरा अभी नहीं है, मर्डर करने की कोशिश किया है, तो उसको चाकू लगा हुआ है, ठीक है, उसको चाकू लगा हुआ है, लेकिन अभी मरने के हालात में है, हॉस्पिटल में है। हो सकता है 2 मिनट में मर जाए, 1 मिनट में मर जाए, ऐसा कंडीशन हो सकता है ना कि वो तुरंत मर जाए। तो उस समय वो गवाही देता है, वो अपना बात बताता है, पूरा कहानी सुनाता है, कौन मारा, कैसे मारा, ये सब कुछ बात बताता है। ये कहलाता है डाइंग डिक्लेरेशन। इस कंडीशन में डाइंग डिक्लेरेशन नोट करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे। ये कंडीशन सिर्फ हम आपको बताते हैं, पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, कब कैसे क्यों किसके सामने होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम डिक्लेरेशन ये हो गया कि उसके पास मरने का टाइम, मतलब उसके पास टाइम बहुत कम है, तुरंत मरने वाला है। अब टाइम डिपोजिशन क्या होता है सुनिए। टाइम डिपोजिशन वो है जिसमें उसके पास टाइम है मरने का, मरने के लिए टाइम है। किस कंडीशन में हो सकता है कि कोई मरने वाला है और उसके पास टाइम है? ऐसा हो सकता है, मान लीजिए किसी को डेथ पनिशमेंट मिल गया, हो गया ना। मान लीजिए किसी को फांसी पे चढ़ाने वाले हैं, है ना, उसके पास तो टाइम है आराम से, 1-2 मिनट में तो नहीं मरेगा। तो उस टाइम जो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे उसके एविडेंस का, रिटेन या फिर रिटेन तो नहीं, उसका जो ओरल एविडेंस हम लोग जो रिकॉर्ड करेंगे, वो डाइंग डिपोजिशन कहलाएगा। जब मरने का टाइम बचा हुआ है तो डाइंग डिपोजिशन, मरने का टाइम मतलब मरने का टाइम बहुत कम है, थोड़ी देर में मरने वाला है, तो डाइंग डिक्लेरेशन, यही अंतर होता है। ठीक है, चलिए। कभी कभी ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन तभी होता है जब 1-2 मिनट में, 5 मिनट में मर जाए। कभी कभी ये भी होता है कि ऐसा कोई जरूरी तो नहीं ना है 2 मिनट में मर ही जाएगा। वो डाइंग डिक्लेरेशन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, और 2 मिनट के बाद उसका ट्रीटमेंट अच्छा होने लगा, उसका बॉडी सुटेबल आने लगा, और वो बच गया, ऐसा भी हो सकता है। तो बच गया तो क्या डाइंग डिक्लेरेशन जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है वो वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? ये एमसीक्यू है। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, वो वैलिड रहना चाहिए या फिर उसको हटा देना चाहिए, फिर से करना चाहिए? चलिए आंसर कीजिए, वैलिड और इनवैलिड, यस और नो।
अच्छा, अंजलि बोल रही है यस वैलिड रहेगा, बाकी सभी लोग बोल रहे हैं नहीं वैलिड नहीं रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। आंसर इज नॉट वैलिड। रितंबरा, वो वैलिड नहीं रहेगा। आप लोग आंसर करेक्ट कर लीजिए, डिस्पोजिशन डिपोजिशन में जाएगा, मजिस्ट्रेट करेगा। हाँ, फिर से होगा। चलिए, बहुत अच्छा। वो वैलिड नहीं रहेगा, वो बच गया ना, वो तो इमरजेंसी कंडीशन में लिया गया था। तो फिर से आराम से करेंगे हम लोग उसको इनवैलिड बना करके। चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। डाइंग डिक्लेरेशन देख, सबसे पहले ये देख लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है? दीज आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिटन मेडिकल एविडेंस एंड द सर्टिफिकेट विच आर इश्यूड बाय मेडिकल ऑफिसर। चलिए आईपीसी, चलिए पूछना है 197, 197 था। फॉल्स सर्टिफिकेट आप अगर इश्यू करते हैं तो आईपीसी 197 डिफाइन करता है फॉल्स सर्टिफिकेट। at request of patient or his relative, for example, for sick certificate, fitness certificate, vaccination certificate, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एविडेंस हो गया। मेडिको लीगल रिपोर्ट में क्या क्या हो सकता है? दे आर डिफाइंड एज रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय आरएमपी एट रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और द कोर्ट। आरएमपी जो रूरल रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रिपोर्ट तैयार करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रिक्वेस्ट पर, वो होगा मेडिको लीगल रिपोर्ट। ठीक है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन बना के देता है, तो वो मेडिको लीगल रिपोर्ट नहीं है। इसमें नीचे लिखा, वो खुद से लिखा रहता है, दिस इज नॉट फॉर मेडिको लीगल पर्पस। अब पुलिस जा करके कहे कि इसका ये चेक करके ये बताइए, वो मेडिको लीगल रिपोर्ट को कहलाएगा। ठीक है। चलिए, आगे है डाइंग डिक्लेरेशन। इट इज अ रिटन और वर्बल स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन लाइकली टू डाई बिकॉज ऑफ सम, है ना, लिखा होगा लाइकली टू डाई, जो मरने वाला है, बिकॉज ऑफ सम अननेचुरल एक्ट, किसी अननेचुरल एक्ट से, किसी कारण से बॉडी में उसके पास डाइंग डिक्लेरेशन, वही रिपोर्ट, वही एविडेंस, वही दे सकता है। नाइटिंग द सर्कमस्टांसेस और द कंडीशन, सर्कमस्टांसेस को बताएगा, कंडीशन को बताएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रेजेंट स्टेट बताएगा, हेल्थ बताएगा, कॉज कारण क्या था, कैसे मरा, ये सब कुछ बात बताएगा। आइडियली डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी रिकॉर्डेड बाय एग्जीक्यूटिव। ये सब इंपॉर्टेंट हो गया आप सभी के लिए, बस यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर यहाँ देखिए, एग्जीक्यूटिव के सामने हो सकता है, ऑनररी मजिस्ट्रेट के सामने हो सकता है, बट कैन ऑल्सो बाई रिकॉर्डेड बाई डॉक्टर, डॉक्टर भी कर सकता है टाइम की कमी के कारण, विलेज हेडमैन भी कर सकता है टाइम की कमी के कारण, पुलिस भी कर सकती है, और एनी अदर पर्सन इफ देयर इज नो टाइम टू कॉल अप मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के आने का टाइम नहीं है, गांव में है, सुदूर इलाका में है, तो वहां पे कोई भी आदमी कर सकता है। डॉक्टर हैज टू सर्टिफाई द पेशेंट टू बी कॉम्पोसमेंटाई। कॉम्पोसमेंटाई ये एक इटैलिक वर्ड है, इटैलिक वर्ड है जिसका मतलब है साउंड माइंड। पेशेंट साउंड माइंड है कि नहीं, ये पहले डॉक्टर चेक करेगा। ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट माइंड उसका डिस्टर्ब हो चुका है और कुछ कुछ बोल दिया और वही हम लोग रिकॉर्ड कर लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इटैलिक टर्म जो है ना, ये आपसे पूछे कॉम्पोसमेंटाई का मतलब क्या होता है, ये पूछेगा, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पूछे, कॉन्सेप्ट तो आसान है। इट इज रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ टू डिसइंटरेस्टेड विटनेस। दो विटनेस भी होना चाहिए। रूल तो ये है कि दो विटनेस भी होना चाहिए, टाइम की कमी के कारण तो बहुत सारा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। रूल क्या है? दो विटनेस होना चाहिए, जो दोनों डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए उस मामला से। ऐसा नहीं कि मरने वाले का भाई हो गया, मरने वाले के पिताजी हो गए, वो तो गलत हो जाएगा। रिलेटिव्स एंड पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट अलाउड टू बी प्रेजेंट। कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। नो ओथ इज एडमिनिस्टर्ड। ये भी पूछा जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के समय, जो मरते समय जो पर्सन है, उससे शपथ दिलवाया जाता है कि नहीं? यस और नो, तो आंसर होगा नो। उससे हम लोग ओथ नहीं दिलवाते हैं, शपथ नहीं दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि अ डाइंग मैन कैनॉट लाई। मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ये हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है। इट कैरीज लेस वेट देन डाइंग डिपोजिशन एज नो क्रॉस एग्जामिनेशन इज पॉसिबल। और यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका रहेगा? ये डाइंग डिपोजिशन का रहेगा, जिसमें मरने का, जिसके पास, जिसमें एविडेंस के लिए टाइम बचा हुआ है, बहुत कम टाइम में जो लिया जा रहा है, उसका इंपॉर्टेंस कम है। ये डाइंग डिक्लेरेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस कम है इन कंपेरिजन टू डाइंग डिपोजिशन, क्योंकि इसमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है ना। If the patient does not die after recording of the declaration does loses its importance.
है ना। अगर पेशेंट बच जाता है, मरता नहीं है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। नाउ ही कैन बी कॉल्ड टू द कोर्ट, अब उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा। हिज एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाएगा, अच्छे से चेक किया जाएगा, अच्छे से बात उससे पूछा जाएगा, है ना। अब कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है डाइंग डिपोजिशन। डाइंग डिपोजिशन में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन ऑन ओथ रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड करता है वकील के प्रेजेंस में, क्रॉस एग्जामिन भी किया जाता है। प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड इन इंडिया। डाइंग डिपोजिशन वाला प्रोसीजर जो है ये इंडिया में फॉलो, सॉरी ये लॉयर, हाँ ये प्रोसीजर इंडिया में नहीं है। डाइंग डिपोजिशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन डाइंग डिक्लेरेशन, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड करता है, एक्यूज के प्रेजेंस में किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ बोथ पार्टी, दोनों पार्टी का, दोनों का वकील भी वहां पे प्रेजेंट होता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए, जो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है इन कंपेरिजन टू डाइंग डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का कम वैल्यू है इसके सामने डिपोजिशन के। बैंक डिपोजिशन रिटेन्स इट्स फुल वैल्यू इवन इफ द पेशेंट डजंट डाई। बैंक डिपोजिशन का पूरा वैल्यू है अगर पेशेंट नहीं भी मरता है तब भी। है तो बात ये कि डिपोजिशन जो होता है वो मरने से पहले किया जाता है ना। मान लीजिए पेशेंट नहीं मरता है, तब इसका वैलिडिटी रहता है कि नहीं, इसका रहता है। ऐसा नहीं कि फिर से वो मर गया तो फिर से नहीं मरता है तो फिर से उसका चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें टाइम ऑलरेडी मिल मिल चुका है और पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा चुका है। इवन द पेशेंट डजंट डाई, पेशेंट नहीं मरता तब भी इसका वैल्यू रहता है। जबकि डाइंग डिक्लेरेशन में हम लोगों ने देखा था कि डाइंग डिक्लेरेशन में पेशेंट अगर बच जाता है, पेशेंट इफ पेशेंट डजंट डाई, देन देन द वैलिडिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, कोई इंपॉर्टेंस का नहीं रहता है। बिकॉज क्रॉस एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी बीन डन, यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, तो कोई उसका वैलिडिटी लूज नहीं होगा। नेक्स्ट मेन डिफरेंस जो है वे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने अभी डिटेल डिस्कशन कर लिया, है ना। किसके सामने ये होता है, बैंक डिपोजिशन किसके सामने होगा, फोटो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते रहिएगा आप लोग। क्रॉस एग्जामिनेशन में पॉसिबल ही नहीं है, इसमें इसमें होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, इसका लीगल वैल्यू कम है, इसका लीगल वैल्यू ज्यादा है। लीगल वैल्यू विक्टिम सर, पेशेंट अगर सॉरी विक्टिम अगर बच जाता है तो, विक्टिम अगर बच जाता है तो इसका लीगल वैल्यू नहीं होता है, इसका पूरा लीगल वैल्यू अभी भी बना रहेगा। ओरल एविडेंस क्या है, ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एविडेंस गिवन ओरली, है ना, अंडर ओथ इन कोर्ट ऑफ लॉ। ओरल एविडेंस इज सुपीरियर टू रिटन एविडेंस। अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि लिखा हुआ जो एविडेंस है एंड बोला हुआ जो एविडेंस है, किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, रिटन एविडेंस, ओरल एविडेंस सुपीरियर टू रिटन एविडेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। अब कोई लिख के लाया है, कोई लिख के लाया है पूरा एविडेंस लिखा हुआ है, इसमें तो सिर्फ पढ़ना ही बाकी और कुछ तो नहीं है। इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन आप नहीं कर सकते हैं, इसका वैल्यू कम है। अब कोई आदमी खड़ा होके बोल रहा है, बोल रहा है तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं ना, पूछ सकते हैं, आप उसका क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसका ज्यादा वैल्यू है, इसका कम वैल्यू है, कम वैल्यू है। रेस्गेस्टी ये भी इटैलिक वर्ड है, इसका जरूर आप लोग मीनिंग याद रखिएगा, क्या मीनिंग है। रिमार्क्स मेड बाय विक्टिम एट द टाइम ऑफ और इमीडिएटली आफ्टर द क्राइम और एडमिसल एज एविडेंस। क्राइम के जस्ट बाद, इमीडिएटली आफ्टर क्राइम, क्राइम के जस्ट बाद विक्टिम जो रिमार्क्स देता है उसका वैल्यू रहता है, जो स्टेटमेंट देता है उसका कुछ वैल्यू रहता है, उसी को कहा जाता है रेस्गेस्टी। रिमार्क्स मेड बाय द विक्टिम एट द टाइम और इमीडिएटली आफ्टर द क्राइम आर एडमिसिबल एज एविडेंस, उसका भी, उसको भी एक एविडेंस के फॉर्म में लिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि क्राइम सीन से वह हट गया और क्राइम सीन के बाद किसी कोई और उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसके बाद उसका वैल्यू नहीं रहेगा। क्राइम के जस्ट बाद जो उसने बोला, जो स्टेटमेंट दिया, उसका वैल्यू रहेगा। वो भी एक एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। पीपल एट द सीन और टू द फिजिशियन इन हॉस्पिटल, फिजिशियन के सामने भी कुछ वो अगर उसने बताया, वो भी
लिया जाता है। जैसे मेडिकल ऑफिसर, अभी जो भी हमारे जो बैचमेट्स हैं, हमारे सीनियर जो जो भी मेडिकल ऑफिसर बने हुए हैं, उन लोगों को अलाउड तो नहीं है डिफरेंट जो पीएचसी, डिफरेंट हॉस्पिटल में जिनका ड्यूटी लगा हुआ है, जो मेडिकल ऑफिसर बन के गए हैं, मेडिकल ऑफिसर बन के गए हैं, वो लोग भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, इंजुरी सर्टिफिकेट। उसमें भी पेशेंट बताता है कि ऐसे ऐसे मारा गया, यहाँ यहाँ मारा गया। और पेशेंट के बॉडी पे जो मार्क्स है उसका एक सर्टिफिकेट बना जाता है। और ये भी एक एविडेंस के तौर पे कोर्ट में जाता है। ठीक है। उसके बाद कोर्ट भी डॉक्टर को बुला सकता है। ठीक है। ये सब पूरा स्टोरी आप लोगों को दिखेगा जब आप लोगों का ड्यूटी लगेगा मेडिकल ऑफिसर में। ये वही बात बताया जा रहा है कि फिजिशियन के सामने हॉस्पिटल में जब विक्टिम अपना स्टेटमेंट देता है, वो भी एक एविडेंस है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर 2 है हमारा मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, द मेडिकल प्रोफेशन इज गवर्न बाई। अब देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का था वो क्या था? मेडिको लीगल पर्पस। क्या था? मेडिको लीगल प्रोसीजर। हाँ, मेडिको लीगल प्रोसीजर, ये था फर्स्ट चैप्टर हम लोग का। मतलब कोर्ट में या कोर्ट के आसपास और मेडिकल रिलेटेड जो भी लीगल बात है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया उस चैप्टर में। अब यहाँ पे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है। अब मेडिकल में क्या क्या वैलिड है, क्या क्या वैलिड नहीं है, मेडिकल एथिक्स वगैरह हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल प्रोफेशन इज गवर्न बाय लेजिस्लेशन एंड बाय कोड ऑफ एथिक्स एंड एटिकेट। अब मतलब क्या क्या, हम एक डॉक्टर का क्या क्या पावर हो सकता है, डॉक्टर का क्या क्या पावर हो सकता है, डॉक्टर कैसे कैसे केस से बच सकता है, उस क्या क्या प्रोटेक्शन का रूल हो सकता है, डॉक्टर के लिए क्या क्या लॉज हो सकता है ना, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। डॉक्टर को कैसे फंसाया जाता है, डॉक्टर का अगर डॉक्टर के साथ मारपीट हो गया तो उसमें क्या करना, ये सब इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, enforcement of code is done by medical councils. Important medical councils are MCI and state medical council. MCI है एलोपैथी सिस्टम के लिए, हमारे लिए है, पहले था CCH, जो चेंज हो चुका है NCH में, है ना। यहाँ पे MCI है, MCI यहाँ पे है नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, पहले जो जाना जाता था सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के नाम से। ठीक है। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि NCH का चेयरमैन अभी कौन है, ये याद आप लोगों को रखना चाहिए। NCH का चेयरमैन नाम कामेश्वर, ये एक वर्ड हमको नाम का याद है। जो टाइटल कामेश्वर के बाद क्या है, सिंह है, कुमार है, क्या है, वो तो हमें अभी याद नहीं है, लेकिन कामेश्वर नाम है NCH के जो चेयरमैन है अभी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए, इंपॉर्टेंट मेडिकल काउंसिल्स, MCI है, स्टेट मेडिकल काउंसिल है, और तीसरा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं NCH। स्टेट का भी होता है अपना, हम लोगों का भी स्टेट का है ना। चलिए, नेक्स्ट है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन फेमस कंडक्ट। ये क्या होता है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या है एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, इट इज अ कंडक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ हिज प्रोफेशन which would be regarded as disgraceful and dishonorable or disrespectful। मतलब आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं और जानते हुए भी किसी का गलत इलाज आपने कर दिया, जानते हुए भी गलत इलाज कर दिया, या फिर आपने गलत प्रचार कर दिया, अपना गलत प्रचार कर दिया। जैसे रामदेव बाबा के अगेंस्ट अभी बहुत सारा केस
ओपन हो चुका है, गलत प्रचार कर दिया, या फिर आपने जो होता है ना फीमेल फिटिसाइड, उसमें आपने सेक्स डिटर्मिनेशन किया। मतलब आप डॉक्टर है, आप जानते हुए भी आप गलत काम कर रहे हैं, वो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लिखा है ना, डिसग्रेसफुल काम आपने किया, डिसऑनरेबल काम आपने किया, डिसरिस्पेक्टफुल काम आपने किया, ऐसा काम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। द डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज प्राइमरीली मेंटेन बाय स्टेट मेडिकल काउंसिल। और ये सब का देख रेख कौन करेगा? स्टेट मेडिकल काउंसिल करेगा। इन केस स्टेट मेडिकल काउंसिल कंक्लूड्स दैट द डॉक्टर इज गिल्टी, मान लीजिए डॉक्टर आप स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको गिल्टी पाता है, आपने कोई ऐसा गलत काम किया हुआ है ना, अपने आपका गिल्ट यहाँ पे साबित हो चुका है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, तो आपको वार्निंग नोटिस जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ योर एक्ट। आपने कितना ज्यादा गलत काम किया है, कितना ज्यादा बड़ा आपका एक्ट था, वार्निंग नोटिस जा सकता है कि आपको ये फिर से रिपीट नहीं करना है, या फिर आपका नाम भी इरेज हो सकता है मेडिकल रजिस्टर से। जैसे ही आप लोग डॉक्टर बनते हैं तो आपका रजिस्टर में, जैसे नेशनल रजिस्टर, हम लोगों का है नेशनल रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर करके आपका एनसीएच पर दिख जाएगा, उसमें आपका नाम लिखा होगा। तो कोई भी आदमी देख सकता है, कोई भी डॉक्टर, आप अपना आधार नंबर डाल करके, आधार नंबर टाइप कीजिएगा, आपका नाम आ जाएगा वहां पे एनसीएच के वेबसाइट पे तुरंत। ठीक है, तो वहां से आपका नाम भी इरेज किया जा सकता है, वहां से आपका हटा दिया जाएगा अगर आपने ऐसा कोई मिसकंडक्ट किया है तो। इट मे भी टेम्पररी, हो सकता है कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए आपका नाम सस्पेंड कर दिया जाए, या फिर परमानेंट इरेजर भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, देख लीजिए। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ये, और ये है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ठीक है, मिसकंडक्ट का एग्जाम्पल देख लीजिएगा क्या। क्रिमिनल एबॉर्शन, है ना, आपने सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया एंड एबॉर्शन भी किया, फीमेल फेटिसाइड, ये सब वो भी। आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर होते हुए आप एक डिसरिस्पेक्टफुल काम कर रहे हैं, वो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्रिमिनल एबॉर्शन किया, ट्रीटिंग द पेशेंट इन ड्रंक स्टेट, आपने दारू पी करके, आपने शराब पी करके पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। आप अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि ये हम ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, ऐसा करना गलत है। एडल्ट्री आप कर रहे हैं, बीइंग ड्रग एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट होकर के भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फीस शेयर कर रहे हैं, ये भी देखिए, फीस शेयर होता है ना आजकल के डॉक्टर में, तो ये पूरा का पूरा एकदम कॉमन चीज है, चलता है फीस शेयरिंग, है ना। इस डॉक्टर के पास रेफर कर दिया, उस डॉक्टर से फी ले लिए। अवॉइडिंग कंसल्टेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड, आप बोलते हैं कि हम तो हिंदू है, मुस्लिम का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम तो मुस्लिम है, हिंदू का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये सब डॉक्टर होते हुए भी अगर आप इस तरह का काम करते हैं, वही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। फॉल्स सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हैं 197 आईपीसी के अकॉर्डिंग, ऑफेंस है ये। एसोसिएशन विद ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फर्म, उसके साथ एसोसिएशन है आपका। ये सब तो आप आजकल बहुत ही आम हो गया है, एसोसिएशन, फी शेयरिंग, कमीशन, है ना। ये तो हर डिपार्टमेंट में ही मिल चुका है भ्रष्टाचार। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस भी हो सकता है। असिस्टिंग अनक्वालिफाइड पर्सन, अपॉइंटिंग अनक्वालिफाइड स्टाफ, अनक्वालिफाइड स्टाफ आप रखते हैं, किसी को भी रख लीजिए, उसको थोड़ा सा सिखा दिए, ये सब तो आम है, आजकल हो ही रहा है। कीपिंग एजेंट्स टू गेट पेशेंट, आप एजेंट बना के रखते हैं, ये भी आम है। हम लोग क्या देखते हैं कि ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बस वाला भी एजेंट होता है बहुत सारे डॉक्टर का, और पेशेंट को खोज खोज के लाते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ पेशेंट और नॉट अटेंडिंग इमरजेंसी, आप इमरजेंसी अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो भी आपका मिसकंडक्ट है। सेलिंग ड्रग और इंस्ट्रूमेंट, आप मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट भी गलत तरीके से बेच रहे हैं। रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, गलत ट्रीटमेंट, नो एक्सप्लेनिंग द प्रोग्नोसिस, आप पेशेंट को प्रोग्नोसिस नहीं बता रहे हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, ये भी गलत है। अब आते हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंस पे। इट इज डिफाइंड एज लैक ऑफ रीजनेबल केयर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये पूरी तरह से अलग चीज है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या था, आप जानते हुए गलत काम कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे है कि आपने कुछ
अनदेखी कर दिया, आपने कुछ अनदेखा कर दिया, है ना, कुछ अनदेखा कर दिया, या फिर कोई गलती कर दी जानते हुए भी कि ऐसे गलती हो सकती है, उसके बाद आपने गलती किया, है ना। या फिर हो सकता है कि आपको अभी आपने अभी सर्जरी नहीं सीखा है और आपने सर्जरी करना स्टार्ट कर दिया, ये भी क्या है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है। ठीक है, क्या बहुत ही क्लोज है ये दोनों वर्ड, एंड दोनों क्लोज तो है ही, लेकिन है दोनों एक दूसरे से अलग। रीजनेबल केयर, रीजनेबल स्किल और नॉलेज, मतलब आपको लैक ऑफ केयर है, लैक ऑफ स्किल है, लैक ऑफ नॉलेज, आपको जानकारी नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं। विलफुल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर ड्यूरिंग ऑफ मेडिकल प्रोफेशन सो एज टू लीड टू सम डैमेज टू द पेशेंट, पेशेंट का कुछ ना कुछ नुकसान होता है आपके अगर इस तरह की गलती से, वही है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ठीक है, इट इज द एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन। ओमिशन का मतलब है कि आपके अनदेखा करने के कारण, आपके लापरवाही करने के कारण आपने जो करना था वो नहीं किया, वो ओमिशन हो गया। और आपके लापरवाही के कारण, आपकी अनदेखी के कारण आपको जो नहीं करना था वो कर दिया, वो कमीशन हो गया, है ना। दोनों, ओमिशन का मतलब जो आपको करना चाहिए था वो नहीं किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने कर दिया, वही है एक्ट ऑफ ओमिशन एंड एक्ट ऑफ कमीशन। Generally, the innocence of doctor is assumed, and in cases where negligence is alleged, the plaintiff and has to establish the guilt. इसके कहने का ये मतलब है कि जनरली डॉक्टर इनोसेंट माना जाता है। अगर कोर्ट में आप जाइएगा, कहिएगा कि ये डॉक्टर ने ये कर दिया, तो डॉक्टर को तो वो कोर्ट इनोसेंट मानेगा। आपको प्रूव करना होगा, आपको एविडेंस लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, आपको एविडेंस लेकर के आना पड़ेगा, डॉक्टर को एविडेंस लाने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर को इनोसेंट माना जाता है ना। डॉक्टर पे आप अगर आप आरोप लगाते हैं तो कोर्ट डॉक्टर से सवाल नहीं करेगी, कोर्ट आपसे सवाल करेगी। चलिए, यहाँ पे आज का क्लास फिनिश होता है, मिलता है कल रिपट्रियन एफएमटी में। चलिए, कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, मैसेज कीजिए। गुड नाइट सभी को।